हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सात क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे लेंस न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल बेसिकली बेस्ड हैं आपका लेंस फार्मूला पर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को यूज़ करने हैं, जो आपके लेवल में यही हैं। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका स्नेल्स लॉ होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, दैट इज लेंस न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस शोन इन फिगर। तो आपको एक रे डायग्राम गिवन है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक रे आपकी कहाँ से जा रही है, फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं कि इन चारों में से कौन सी फिगर सही है। तो ऑप्शन ए, बी या सी, विच फिगर इज करेक्ट। तो हमको अगर रूल के अकॉर्डिंग चलें कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बी तो होगा नहीं। ये केस कब होगा, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ये भी केस नहीं होगा। ये केस नहीं होगा बिकॉज ये मिरर नहीं है, ये लेंस है। ये भी नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, रिफ्रैक्ट होगी, आर पार होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिगर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, beam of light are incident through a holes A and B and emerge out of box through holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? तो आपको भाई एक फिगर गिवन है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें क्या है, चार सुराख कर रखे हैं इन्होंने, ए बी सी डी, फोर होल्स कर रखे हैं, ए बी सी डी। तो ए से दो लाइट गई पैरेलल और सी से निकली। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज रखी है। ऑप्शन उन्होंने दिए हैं आपको, वेदर देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस और अ प्रिज्म। देखिए, हमको पता था कि अगर लाइट रे, ये वाली रे ऐसे जाएगी, ये वाली रे ऐसे जाएगी। अब क्या हुआ, इसमें इसके बीच हुआ आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट क्या हुई, लेटरली शिफ्ट हो गई ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस लाइट को, तो ये लाइट इतनी शिफ्ट हो गई, और इस लाइट को शिफ्ट करूँ तो ये लाइट इतनी शिफ्ट हो गई। तो इन दोनों में कितना हुआ, क्या हो रहा है, शिफ्ट। तो ये फिनोमेना अकर होता है सिर्फ हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। तो भाई आपको बहुत छोटे छोटे लेटर पढ़ने हैं। तो हमने बताया था कि जब भी आपको पास की चीज, अगर जिसको पास का नहीं दिखता, वो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो चीजों को बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई। तो पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हम कौन सा लेंस यूज करने वाले हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। बिकॉज मुझे बहुत छोटे छोटे अल्फाबेट्स पढ़ने हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वे, तो यानी ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। कॉनकेव वाले तो ऑप्शन को क्रॉस कर देने हैं। अब क्या बचे, दो ऑप्शन बचे। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहला काम देखते हैं। अगर मेरे लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ मेरा जो ऑप्शन डी है उसकी 5 सेंटीमीटर है, इसमें पावर कितनी आएगी। तो पावर के लिए इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में, जो आ जाएगा 0.5 मीटर। और इसको मैं फोकल लेंथ को कन्वर्ट करूँ मीटर में, ये आ जाएगा 0.05 मीटर। डिवाइड बाय 100 करना है, कुछ नहीं करना। तो पावर कितनी आ गई, पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो पावर इक्वल टू 1/0.5, डेसिमल आके पावर आ गई मेरी 2 डायोप्टर। सही है। दूसरे केस में देखते हैं। एफ इक्वल टू 1 सॉरी पी इक्वल टू 1/f। एफ कितना है आपका 0.05, दो डेसिमल हटा के दो ऊपर लगा दिया 0। तो पावर आ गई मेरी 20 डायोप्टर्स। तो अब बताइए कि मैं कौन सा लेंस प्रेफर करूंगा कि छोटे अल्फाबेट देखने के लिए। तो दूसरे लेंस की हमारी पावर आई 20 डायोप्टर। देखिए ये कह रहे हैं कि हम प्रेफर किसको करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे आराम से दिख जाएगा। अगर मैं 2 डायोप्टर का यूज़ करूंगा तो मुझे इतना कंफर्टेबली वो एनलार्ज नहीं करेगा, बट 20 डायोप्टर का लेंस काफ़ी इसको मैग्नीफाई कर देगा। तो आई विल प्रेफर अ लेंस विद पावर 20 डायोप्टर। तो इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times the size of the object. The distance between the object and the images. तो इसमें क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक है। पहले देखते हैं मैं गिवन क्या क्या है। फोकल लेंथ गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। तो एफ लिख लेते हैं भाई।
12 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज बना रहा है भाई? इरेक्ट इमेज बना रहा है। 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। m हो गया हमारा 3। अब ये m प्लस होगा माइनस होगा? देखिए इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल होती है। और वर्चुअल में क्या होता है? मैग्निफिकेशन। वर्चुअल में मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव रहता है तो इट विल बी +3 ओनली। सही है। तो फोकल लेंथ आपको गिवन है और वो इरेक्ट इमेज बना रहा है 3 टाइम्स। सो व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन का मुझे फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन इज v अपॉन u। सो m इज 3 v अपॉन u। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो v विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स u। चलिए अब मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ कितना है? 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन वी। वी की जगह मैं लिख सकता हूँ 3u। वी की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई? 3u माइनस 1 अपॉन यू। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3u, इट विल बी, तो क्या बचा? 1 माइनस 3। तो 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 12 सॉरी। तो 3 1 द 3 3 4 द, ठीक है। तो चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। तो आंसर आया आपका। तो अगर मैं u को फाइंड आउट करता हूँ तो u विल बी कमिंग आउट टू बी -8 सेंटीमीटर। अभी u आ गया तो v कितना होगा? मुझे पता है v मैं निकाल सकता हूँ। तो v मेरा हो गया 3 इंटू -8। दैट मीन्स कितना हो गया? 3 इंटू -8 -24 सेंटीमीटर। चलिए अभी देखिए आंसर नहीं आया है। बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देंगे कि अगर 24 आपने लगा दिया। ये क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लेंस है। अब पहले देखते हैं मेरा u के कहाँ पर है। u मेरा ऑप्टिकल सेंटर से है कितने डिस्टेंस पर? -8। और v कितने डिस्टेंस पर है? v मेरा है, ये u हो गया, ये मेरा u हो गया। और फॉर एग्जाम्पल ये मेरा v है और इमेज, तो यहाँ से यहाँ का इसका डिस्टेंस है -24। तो ये पूछ रहे हैं भाई u और v के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो 24 -8 कितना हुआ? 24 में से 8 चला गया, इट विल बी 16 सेंटीमीटर। तो यानी आपका v और u के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 16 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है 16। तो 24 पे मत टिक कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. The ray of light is refracted toward the normal। देखिए ये आपका ग्लास स्लैब है, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बनाया परपेंडिकुलर। रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए पैरेलल ग्लास स्लैब। तो क्या होगा भाई? आपकी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली हिट कर रही है तो क्या होता है? अगर वो लाइट आगे परपेंडिकुलर हिट कर रही है तो इट विल go straight without any deviation, is refracted toward the normal, is refracted away from the normal, is reflected along the same path, or it does not refract। तो ऑप्शन नंबर डी। ये ए बी ऑप्शन गलत लिखे हैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर डी। सो इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, a beam of light is incident through the holes on side A and emerges out the hole of the other face of a box as shown in figure. Which of the following could be inside the box? तो भाई आपको एक बॉक्स गिवन है, तो आपसे पूछा है कि इसके अंदर कौन क्या चीज है। तो पहली बात तो इसके अंदर लेंस होगा क्योंकि लाइट आपकी आर पार जा रही है। सही है। लेंस हो सकता है या आपका ग्लास स्लैब हो सकती है। मेन कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर, आपको लग रहा है कि लाइट डाइवर्ज हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है तो कॉनकेव लेंस हो सकता है। देखते हैं कॉनकेव लेंस में लाइट कैसे मूव करती है। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया, इसको मैंने नंबर 2 कह दिया, तो वो क्या होता है? ऐसी तो जाती है। तो यानी यहाँ से जो बाहर निकली वो रे 1 ये हुई, रे 2 ये हुई। ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं कॉन्वेक्स का। कोई भी लाइट, मैंने अगेन 2 लाइट पैरेलल ली, रे नंबर 1 रे नंबर 2। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये क्या होती है? रे नंबर 1 ऊपर जाती है और रे नंबर 2 ऊपर चली जाती है। उल्टा हो जाता है ना, देखिए, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ध्यान से अगर मैं देखूं
कि रे नंबर 10 ऊपर है, रे नंबर 10 नीचे है, रे नंबर 1 ये है, रे नंबर 1, तो यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि लाइट पैरेलल हिट करेंगी, इस तरीके से हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो दिस इज द, डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज धोखा है, डाइवर्ज नहीं हो रही, वो आगे का उन्होंने दिखाया है। तो आपको कैसे पहचानना है, आपको इन सीरियल नंबर से पहचानना है। अगर वो सीरियल नंबर सीक्वेंस में है विद रिस्पेक्ट टू दिस तो कॉनकेव लेंस होगा, अगर अपोजिट है आगे पीछे है तो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हमारा है ऑप्शन नंबर डी विच इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अब देखिए ये दो मीडियम है आपको, मीडियम बी और मीडियम ए। एरो कहाँ जा रहा है, एरो कह रहा है भाई मीडियम ए से मीडियम ए में लाइट जा रही है, एरो का ध्यान दीजिएगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, तो मीडियम बी का पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यानी हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। तो जिसका पूछा जाता है वो नीचे लिखते हैं, और हमको पता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करके अब क्या होगा, स्नेल्स लॉ में लगाऊं तो इट विल बिकम साइन आई अपॉन साइन आर। अब मेन चीज है कि एंगल आई कितना है और एंगल आर कितना है, तो एंगल आई जो होगा वो रेस्पेक्ट टू नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है ना आपका, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बताइए, एंगल नहीं मतलब ले लीजिएगा, तो दिस विल बी माई एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया एंगल आर विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल होता है हर चीज, ठीक है, नॉर्मल से एंगल हम मेजर करते हैं। तो साइन आई हमारी वैल्यू हो गई साइन 60 डिग्री, और आर हो गया हमारा साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है अंडर रूट 3/2, और साइन आर होता है 1/√2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, √3/2 मल्टीप्लाई बाई, ये √2 पर चला जाएगा न्यूमरेटर में, √2/1। अब क्या करते हैं, इस √2 को जो सॉरी ये जो 2 है नीचे डिनोमिनेटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को √2 इंटू √2, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाई ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका √3/√2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए इज √3/√2। तो लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, √3/√2। तो ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन थे। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स को ये पाथ हमको शो किया गया है, तो इफ द लाइट इज पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ट्रेस मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट इज दैट ऑफ द स्टूडेंट। तो कौन से स्टूडेंट का ये ट्रेसिंग सही है, तो देखते हैं। लाइट रे अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा, लाइट सीधी जाके ऐसे तो जाएगी नहीं, बिकॉज लाइट ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, तो केस 1 तो होगा नहीं। अगेन इसमें ड्रॉ करिए नॉर्मल, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो लाइट क्या होगी, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि भाई ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, वो मूव करेगी नॉर्मल के टुवर्ड्स। अवे करेगी तब यहाँ पे जाना चाहिए, अगर अवे करती तो यहाँ पे जाती, तो यहाँ से तो जाएगी नहीं, तो लाइट जाएगी नहीं, तो लाइट जाएगी यहाँ से, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लाइट हिट करी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, जब भी आपका लेटरल डिस्पर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब में, तो आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग है दोनों। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट केस, नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब क्या, वो लाइट गई मूव टुवर्ड द नॉर्मल, और ये पैरेलल भी दिख रही हैं आपको, ये दोनों लाइट रे क्या है, देखिए पैरेलल भी हैं, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी शो हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमको फाइंड करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है विद रेस्पेक्ट टू क्या, ग्लास, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, वो गिवन है आपको 1.6, that is given 1.6. If the absolute refractive index of glass, absolute refractive index मतलब refractive index of glass with respect to air, वो कितना गिवन है आपको 1.5।
फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताना है विद रेस्पेक्ट टू एयर। एब्सोल्यूट का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर, सही है। तो हमने को ये पता है कि जब भी आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दें, यानी किसी भी डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो इसका बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नीचे होता है ऊपर चले जाता है, जो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.6 और इसकी वैल्यू हमको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर भी गिवन है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसकी वैल्यू है गिवन 1.5। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मेरा आंसर आता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2.4। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर or the absolute refractive index of diamond is 2.4. So let's move on to the next question. A student performs an angle on tracing the path of ray of light passing through a rectangular glass slab for different angle of incidence. He measures the angle of incidence I and angle of refraction R and angle of emergence E for all his observations. He would find that in all cases I is more than R but nearly equal to E, I is less than R but nearly equal to E, I is more than E but nearly equal to R। को पता था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से कोई भी लाइट पास होती है तो एंगल I और एंगल E ये हमेशा बराबर होता है। ओके, तो एंगल I इज नियरली इक्वल टू एंगल E, और ये एंगल I जो होता है वो R से बड़ा होगा। एंगल I जो बड़ा होगा हमेशा R से बड़ा होगा, और एंगल I जो होगा इट विल बी नियरली इक्वल टू एंगल E। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? एंगल I इज मोर देन R बट नियरली इक्वल टू E, तो ऑप्शन ए। तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 सब्सटेंसेस, आपके पास 4 सब्सटेंसेस हैं, उसके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? 1.77। P Q R S आपके पास 4 सब्सटेंसेस हैं, 1.50, 2.42 and 1.31। When light is traveling in air is incident on these substances at equal angles। तो क्या चीज इक्वल है? इक्वल एंगल मीन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, आई इज सेम, सारे केसेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मैक्सिमम। तो देखिए अगर मैं 2 सब्सटेंस लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरा फॉर एग्जांपल 2, एक सब्सटेंस मैंने लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर एग्जांपल 4। यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल आई फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पर भी एंगल आई क्या है 60 डिग्री, क्योंकि इसमें गिवन है कि भाई सेम होगा। अब देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उसका मतलब ये होगा कि वो लाइट को बेंड करेगा दुगना उसके एंगल से। फॉर एग्जांपल लाइट इतनी बेंड हुई, ये एंगल आया आपको फॉर एग्जांपल लेट से 40 डिग्री, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसने और ज़्यादा बेंड करी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है कि लाइट आपकी बेंड ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसने लाइट ज़्यादा बेंड करेगा। तो भाई एंगल आया फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, तो हमने ये पता लगाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसने लाइट को क्या किया, ज़्यादा बेंड किया, ठीक है। तो यानी अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, तो उल्टा होगा। तो ये कह रहे हैं कि एंगल विल बी मैक्सिमम किस केस में होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सब्सटेंस एस का, सब्सटेंस एस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से इसको हम को डिकोड करना है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैंने आपको समझाए, दिखाए और उसका लॉजिक बताया। तो इस तरीके न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो प्लीज़ इनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस, टेक केयर।